माननीय उप मुख्यमंत्री जी, माननीय SC/ST कल्याण मंत्री जी, महिला विकास निगम के प्रबंध निदेशिका, SC/ST कल्याण के सचिव, यूनिसेफ के CFO, निदेशक समाज कल्याण, निदेशक ICDS, यूनिसेफ के पदाधिकारी और तमाम जिलों से आए आमंत्रित अतिथि अन्य बालिकाएं, अभी आप लोगों ने रोल मॉडल्स के वक्तव्यों को सुना और इनको लाया गया था लोगों को प्रेरित करने के लिए, और मैं भी स्वयं काफी ज्यादा उत्प्रेरित हो गया हूं। गुड़िया ने जिस तरीके से बाल विवाह की जो समस्या बतलाया, ये आज भी इस राज्य में, इस देश में ऐसी सामाजिक कुरीति है, और इसके लिए जिस प्रकार से उन्होंने लड़ाई लड़ा, ऐसे फाइटर्स को रियली सैल्यूट करना चाहिए। जिस परिवेश में, मजबूत परिवार में, जिस गरीबी के परिवेश में, अशिक्षा के परिवेश में रहते हुए भी इतने ताकतवर तरीके से उन्होंने बाल विवाह का विरोध किया, उसका सामना किया। और रितु जी ने जिस तरीके से अपने बातों को कविता के माध्यम से बतलाया, जो स्ट्रगल इन्होंने किया, ये रियली अपने आप में एक उदाहरण है कि इस राज्य में परिवर्तन हो रहा है। आंकड़े कुछ निराशाजनक जरूर हो सकते हैं वर्तमान में, परंतु भविष्य जो है वो काफी उज्जवल होने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है। सचिव SC/ST कल्याण ने राज्य सरकार की कई योजनाओं के बारे में बतलाया, और महिला विकास निगम ने भी कई इस तरह के कार्यक्रम किए हैं। राज्य सरकार ने विशेष करके लड़कियों के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई हैं, कई कार्यक्रम किए जा रहे हैं। एक जानकारी मैं देना चाहूंगा कि कन्या उत्थान योजना, जिसमें जन्म से लेकर के ग्रेजुएशन तक, स्नातक तक की पढ़ाई तक के लिए हर एक स्टेज पर आर्थिक मदद दिया जा रहा है, लोगों को प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। लेकिन मेरा एक चीज मानना है, क्या लड़कियों को मदद की जरूरत है? क्या लड़कियां किसी भी परिस्थिति में, क्या लड़कियां लड़कों से कम हैं? नहीं। उनको मदद की जगह पर उनको अवसर उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। अगर उनको शिक्षा का अवसर मिले तो वो आगे बढ़ सकती हैं। आज हम लोगों ने देख लिया है कि कैसे रितु जी अब तक कोचिंग भी चला पा रही हैं, उसमें भी पढ़ाई कर पा रही हैं। और ऐसे देखा जाए तो आप लोगों को शायद जानकारी भी होगा ही कि चांद पर या मंगल पर पहुंचाने वाले वैज्ञानिकों में अधिकांश महिलाएं थी। तो ऐसी परिस्थिति में उनको अवसर मिलना चाहिए। ये जो प्रोत्साहन राशि इसलिए दी जाती है कि जो माता पिता अज्ञानतावश, जानकारी के अभाव में या समझदारी की कमी के कारण से बच्चियों को वो अवसर नहीं देते हैं, पढ़ने का अवसर नहीं देते हैं, पहले ही बाल विवाह में उन्हें धकेल देते हैं। ये सबको जानकारी होनी चाहिए कि बाल विवाह अपराध है, और उसमें कोई शामिल होता है, उस बाल विवाह के कार्यक्रम में अगर कोई शामिल भी होता है तो वो भी उतना ही दोषी है जितना कि बाल विवाह करवाने वाले अभिभावक होते हैं। इसलिए कोई भी पुजारी, कोई भी पंडित, कोई भी आमंत्रित अतिथि भी अगर उस बाल विवाह के में अगर भाग लेता है तो वो भी दोषी है। दहेज, सब जानते हैं कि दहेज अपराध है और उसमें सजा है। दहेज लेना, दहेज देना, दहेज मांगना सभी अपराध है।
फिर भी लोग इस काम को करते हैं और ये इससे हम लोगों को लड़ना है, क्योंकि सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। दहेज के समस्या के कारण से उसे बचने के लिए बाल विवाह हो जाता है। बाल विवाह होने के कारण से बच्चे जो पैदा होते हैं वो कुपोषित रह जाते हैं। कुपोषण के कारण से उनकी आगे की क्षमता बाधित होती है और वो आगे जीवन में तरक्की नहीं कर पाते हैं। तो सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ चीज है। इसको हम लोग को सबको मिलजुल करके आगे बढ़ना है और एक साथ लड़ाई लड़नी है। इसके लिए मैं यहाँ पर सभी बच्चियां जो आई हैं, विशेष करके उन लोग से ये जरूर कहना चाहूंगा कि आप लोग जब ये राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर आए हैं तो इसके संबंध में जो सरकार के जितनी योजनाएं हैं और आपके जो अधिकार हैं, जो आपके लिए जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, उनके बारे में आप पूरी जानकारी लेकर के जाएं, क्योंकि तभी आप अपने अभिभावकों को भी बता पाएंगे कि ये लाभ लेना है और आप कहां से लाभ ले पाएंगे, वो आप उनको सब बताएंगे। बिना लाभ लिए अगर वो आपको दे देते हैं बहुत अच्छी बात है, आपको शिक्षा का लाभ दे देते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन कई ऐसे परिस्थितियां होती हैं जहां पर अभिभावक अपनी गरीबी के कारण से, अपनी ज्यादा उनको जानकारी नहीं मिलने के कारण से वो आपको वो अवसर प्रदान नहीं करते हैं। इसलिए जब यहाँ से जाएं तो ये जानकारी लेकर के अवश्य जाएं। और मैं समझता हूं कि अगले वर्ष जब हम लोग जब इकट्ठा होंगे तो जो आंकड़े हमारे आज जो बता रहे हैं उसमें काफी ज्यादा बढ़ोतरी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आभार सर। अस्वस्थ रहने के बावजूद भी हमारे बीच उपस्थित हैं और सर ने अपने आशीर्वचन के शब्द हमारे बीच रखे। अब विमोचन की बारी है। जैसा मैडम ने बताया अपने संबोधन में कि 2 पुस्तिकाओं का आज विमोचन हो रहा है। एक दहेज के संबंध में जो जनमत संग्रह कराया गया है राज्य में PMGF और C3 के सहयोग से, और जेंडर रिपोर्ट कार्ड के द्वितीय अंक का विमोचन हमारे सम्मानित अतिथियों द्वारा किया जाएगा। हम निगम की टीम से आग्रह करेंगे कृपया वो लेकर मंच पे आए। दहेज के मामले पर एक जनमत संग्रह युवकों से सीधी बातचीत हुई है फोन के माध्यम से, और उनके विचारों को संकलित किया गया। कितनी जानकारी इन कार्यक्रमों के बारे में उनके पास है और क्या उनकी राय है, और उनको समेकित किया गया है इस पुस्तिका में। आज उसका विमोचन किया गया। साथ ही अब दूसरी पुस्तिका जो जेंडर डैशबोर्ड है, जेंडर रिपोर्ट कार्ड की पुस्तिका हम आग्रह करेंगे अपनी टीम से कृपया विमोचन के लिए उपलब्ध कराया जाए। यह जेंडर रिपोर्ट कार्ड का दूसरा अंक है, जिसमें जेंडर के इंडिकेटर्स में क्या बदलाव आया है, क्या परिवर्तन आया है और कौन से वैसे मुद्दे हैं जिस पे अभी भी चिंता करने की आवश्यकता है। और जिला स्तर पे, राज्य स्तर पे हर जगह देखा जा सकता है आंकड़ों को। जोरदार तालियों से हम चाहेंगे आप सभी लोग अभिनंदन करें। अब बहुत आभार। अब हम कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने बीच आमंत्रित करना चाहूँगा डॉक्टर रमेश ऋषिदेव, माननीय मंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, कृपया आशीर्वचन के 2 शब्द कहें। डॉक्टर रमेश ऋषिदेव, एक जब जोरदार ताली। आज राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर उपस्थित और उद्घाटनकर्ता बिहार के लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री आदरणीय सुशील कुमार मोदी जी, मंच पर उपस्थित अपर मुख्य सचिव समाज कल्याण विभाग अतुल प्रसाद जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रधान सचिव पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग डॉक्टर N विजया लक्ष्मी, कार्यक्रम में उपस्थित
सचिव अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग प्रेम सिंह मीना साहब, निर्देशक समाज कल्याण विभाग श्री राजकुमार जी, निर्देशक ICDS आलोक कुमार जी, यूनिसेफ के चीफ मोहम्मद असदुर रहमान साहब, कार्यक्रम में उपस्थित प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी सम्मानित साथी, सभी पदाधिकारीगण और इस कार्यक्रम में आए हुए हमारे बालिका दिवस के अवसर पर मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। विस्तार से आप लोगों को पूर्व के वक्ता बता चुके हैं। बालिका दिवस के अवसर पर सरकार की बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, जो कुछ योजना हमारे सचिव महोदय बता चुके हैं। बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी और बिहार के उप मुख्यमंत्री आदरणीय सुशील कुमार मोदी जी के नेतृत्व में 2005 से बिहार में सरकार चल रही है और जब से माननीय मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी बिहार की गद्दी को संभाले उसी समय से बालिकाएं एवं बालक का काफ़ी तेजी से विकास हुआ है। 2005 में जब हम लोग की सरकार आई, माननीय मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया कि जो हमारे बच्चियां 9th क्लास में हाई स्कूल में पढ़ रही है उनको हम साइकिल देने का काम करेंगे। और जब साइकिल योजना चलाई तो काफ़ी तेजी से लड़कियों में स्कूल जाने का शुरुआत हुआ। पहले तो हम लोग देखते थे गांव में साइकिल पर तो कोई बच्ची चलती ही नहीं थी। एक आध बच्ची कहीं जो बड़े परिवार के लोग थे, शिक्षित परिवार थे, उनके परिवार के बच्चियां पढ़ती थी केवल घर में, विद्यालय बहुत कम जाती थी। लेकिन 2005 में जब ये योजना लागू हुआ, मुख्यमंत्री साइकिल योजना और मुख्यमंत्री पोशाक योजना, तो काफ़ी तेजी से लड़कियों में वृद्धि हुई 9th क्लास में। और जब 9th क्लास में बच्ची को साइकिल मिली, प्रत्येक गांव से जब स्कूल जाना शुरू की साइकिल से, तो लगता था कि लड़की के सामने में लड़का कम पड़ गया है। और जो हमारे गरीब थे, जिनके घर में बच्ची पढ़ती थी, जिनको कपड़ा नहीं मिलता था, माननीय मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी ने पोशाक योजना चला करके पोशाक देने का काम किया। और जो बच्ची 5 से 6 क्लास 7 क्लास में पढ़ती थी, वो पढ़ना बंद कर दी थी उस समय, सारी बच्ची स्कूल जाना शुरू की। और अभी जो स्थिति है, स्कूल हो या कॉलेज हो, लड़कियों की संख्या काफ़ी तेजी से बढ़ी है और ज़्यादा ही। अभी पोशाक योजना के साथ साथ छात्रवृत्ति योजना चल रही है। और छात्रवृत्ति योजना के साथ साथ जो बच्ची मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन करती है उनको भी 10,000 रुपया दिया जाता है। जो इंटर पास करती है फर्स्ट डिवीजन से उनको 15,000 रुपया दिया जाता है। जो BA पास करती है उनको 25,000 रुपया दिया जाता है। इस तरह से कई योजना बालिकाओं के लिए चलाए गए हैं। जिस घर में बेटी पैदा होती है उसको भी पैसा दिया जाता है। और पहले तो खास करके गरीब वर्ग के जो महिलाएं थी, SC ST के जो महिलाएं थी, प्रसव घर में होता था और 50% से अधिक महिलाएं का मृत्यु होता था। जब से माननीय मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी योजना चलाई है कि महिलाओं को प्रसव कराना हॉस्पिटल में है, उनको प्रोत्साहन राशि देता है। जो महिला हॉस्पिटल में जिनको बच्चे को जो जन्म देते हैं तो उनको पैसा देता है। और ममता योजना चलाई है, ममता की बहाली की है। जो महिलाएं किसी गर्भवती महिलाओं को हॉस्पिटल ले जाकर के हॉस्पिटल में बच्चा इशू करवाती है, उनका भी नामांकन किया, उनको ममता की दर्जा दी। और ये जो ले जाते हैं महिलाएं को हॉस्पिटल, उनको भी राशि दिया जाता है। इस तरह से काफ़ी वृद्धि हुआ है। हमारी जो महिलाएं का मौत होता था गांव में,
प्रसव के दरमियान वह कम गया है। अब सारी महिलाएं मतलब जग गई है, हॉस्पिटल में जाती है, वहाँ बच्चा को जन्म देता है और उसकी संख्या घट गई है। बहुत ऐसे कम ऐसे महिला ऐसे केस होती है कि आप ऐसे केस जो होते हैं जो वो नहीं संभल पाते हैं, लेकिन 95% से ज़्यादा महिलाएं हमारे सुरक्षित रहते हैं। ऐसे ढेर सारी योजनाएं हैं। अभी शिक्षक का बहाली हुआ, उसमें भी महिलाओं को आरक्षण दिया। अभी देखिए मिडिल स्कूल में कितने हमारी महिलाएं जो पढ़ी लिखी महिलाएं गाँव घर में थी, अभी कितने महिलाएं टीचर हो गई है। इतना ही नहीं, बिहार पुलिस में देखिए एक आध कहीं महिलाओं को कभी हम लोग वर्दी में देखते थे, और हमारी सरकार 35% आरक्षण देकर के महिलाओं को जो बिहार पुलिस में आरक्षण दिया और काफी